क्या हाल है साथियों। मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस पे आप लोग का बहुत 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 स्वागत करता हूं। आज जो कि 2 फरवरी का करंट अफेयर है, ये एक्चुअली में है इकोनॉमिक सर्वे 2020-2021 का स्पेशल संस्करण। ठीक है, इसमें इकोनॉमिक सर्वे में जितनी भी चीजें अलग अलग सेक्टर्स में आई हैं, अलग अलग चैप्टर्स में आई हैं, सारी चीजें इसमें बताऊंगा। तो इस वाले वीडियो से पहले मैं आप लोग से आग्रह करता हूं कि एक पेन पेपर जरूर रख लीजिए। ठीक, यानी पीडीएफ वैसे मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिए तो वहां पे मिल जाएगी। ठीक, और आपको सारे कॉन्सेप्ट भी मैं बताऊंगा, सिर्फ यहाँ पे डेटा ही नहीं उगला जाएगा बल्कि उसके कॉन्सेप्ट भी बताए जाएंगे। तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन बहुत ही आसान भाषा में आपको वो चीज़ समझाई जाएगी। ठीक, और जो है इसमें आपके लिए खुशखबरी ये है कि भाई साहब बजट का जो है कल का जो वीडियो होगा वो उसमें बजट पूरा पढ़ा दूंगा, बता दूंगा। और इन दोनों वीडियो को जरूर देख लीजिएगा क्योंकि उसके बाद मैं आप लोगों को के लिए स्पेशल इकोनॉमिक सर्वे, ठीक, स्पेशल इकोनॉमिक सर्वे और बजट से संबंधित कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक, और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन जो है एक टेस्ट सीरीज में आप लोग के लिए मैं रखूंगा, टेस्ट रखूंगा। वो आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा, तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अच्छा, इकोनॉमिक सर्वे और बजट से संबंधित जो बैकग्राउंड नॉलेज है, जैसे इकोनॉमिक सर्वे कौन निकालता है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स निकालता है, ये सब पूछ चुका है क्वेश्चन। तो ये मैंने टेलीग्राम चैनल पे पहले ही आपको ऑडियो लेक्चर के माध्यम से और कई सारे टेक्स्ट मैसेजेस के माध्यम से मैंने आप लोग को दिया। तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ज्वाइन कर लीजिएगा। फिर भी कोई क्वेरी है तो आप लोग 9650347272 पे कॉल कर सकते हैं। आज के जो टॉपिक्स हैं वो एक्चुअली सारे इकोनॉमिक सर्वे से ही उठाए हुए हैं। स्टेट ऑफ द इकोनॉमी हो गया, एक्सटर्नल सेक्टर क्या बता रहा है, मॉनेटरी मैनेजमेंट, मौद्रिक प्रबंधन, वित्तीय। अच्छा, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही है तो बिल्कुल चिंता ना करिएगा। ठीक है, सभी, चाहे आप हिंदी मीडियम के हो चाहे इंग्लिश मीडियम के, सारी चीज़ें यहाँ पर समझाई जाएंगी। सामाजिक बुनियादी ढांचा, रोजगार यानी कि एम्प्लॉयमेंट, सारे टॉपिक और ये चैप्टर से ही, इकोनॉमिक सर्वे से ही उठाए गए हैं। ठीक, तो चलिए अब देखते हैं विस्तार से। जनरल स्टडीज पेपर 3 इकोनॉमी से ही सारे टॉपिक होंगे क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे के ही हैं। एजाइल अप्रोच, ये खुद में क्वेश्चन पूछा सकता है कि भाई साहब इकोनॉमिक सर्वे की जो सेंट्रल थीम थी इस बार 2020-21 के इकोनॉमिक सर्वे की, वो क्या थी? एजाइल अप्रोच, यानी कि चुस्त जो है दृष्टिकोण। ये खुद में एक क्वेश्चन बन सकता है। और इसमें ये कहा गया है कि हालांकि इंडिया महामारी से जूझ रहा था लेकिन हमने फिर भी चुस्त अप्रोच अपनाया और इससे हम जो है कई सारे सेक्टर्स में जो है, कल का बजट वाले का वीडियो बनाना है मुझे, कंटेंट मैंने और लगभग बना लिया है। तो उसमें देखा गया कि कई सारे जो सेक्टर्स हैं उसमें प्री पेंडेमिक लेवल पे जो हम पहुंच चुके हैं, मतलब पेंडेमिक से पहले जिस लेवल पे थे उसके ऊपर जा चुके हैं। ठीक, तो चुस्त अप्रोच की वजह से ही ये सारी चीजें हो पाई हैं। ठीक, अब चुस्त अप्रोच जो है, एजाइल अप्रोच है क्या भाई साहब कि इसमें फीडबैक हम लेते रहे, रियल टाइम मॉनिटरिंग करते रहे प्रोजेक्ट की, कि आउटकम सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फ्लेक्सिबल रिस्पॉन्स रखा, बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं रहे, और सेफ्टी नेट बफर भी रखे। तो इसी को एजाइल अप्रोच बोला गया है। ठीक, और यहाँ पे इन्होंने कहा देखिए एजाइल जो फ्रेमवर्क है ये फीडबैक लूप के थ्रू हमेशा से हो सकता था। भाई साहब फीडबैक लो, कोई आप सर्विस दे रहे हो उस पर आपने लोगों से फीडबैक लिया और उस पर आप कर सकते हो, लेकिन अब ये बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया। क्यों? क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन का जमाना, सब कुछ रियल टाइम जो है इनपुट आता है, आउटपुट भी आता है, तो आपको एजाइल रहना जरूरी है। एजाइल मतलब समझ रहे हो, तुरंत ही जो है आप चुस्त हैं, बिल्कुल एकदम से जो है फ्लेक्सिबल करके आप इधर से उधर, उधर से इधर तुरंत, मतलब ये नहीं कि आलसीपना नहीं है, ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है। अच्छा, जो इन्फॉर्मेशन है जैसे रियल टाइम डाटा पे आपको तुरंत पता चल जाता है इस महीने कितना जीएसटी कलेक्शन हुआ, डिजिटल पेमेंट कितना चल रहा है, ठीक है ना। सैटेलाइट फोटोग्राफ से पता चल गया कि भाई साहब फॉरेस्ट का जो है घटा है कि बढ़ा है, ठीक है। तो आपको एजाइल नहीं रहोगे तो कैसे आप आगे बढ़ सकते हो? इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कितना हो रहा है, कार्गो का मूवमेंट, ट्रेड कितना हो रहा है, ये सारी चीज़ें अगर आपको रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिल रही है तो देन यू हैव टू गो फॉर द एजाइल अप्रोच। ठीक, ये चीज़ है। इसके अलावा देखो एजाइल अप्रोच तो सबसे सेंट्रल थीम था, इसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे को जो और भी थीम थी वो थी आर्ट एंड साइंस ऑफ पॉलिसी मेकिंग। ठीक है ना, आर्ट एंड साइंस ऑफ पॉलिसी मेकिंग अंडर कंडीशन ऑफ एक्सट्रीम अनसर्टेनिटी, मतलब बहुत ही ज़्यादा अनसर्टेनिटी थी, कोई बता नहीं सकता भैया, अत्यधिक अनिश्चितता थी कि आगे क्या होने वाला है, और की स्थिति में नीति निर्माण की कला और विज्ञान, ये भी एक थीम है। और जो है बर्ड आई व्यू ऑफ ग्रेट डील ऑफ इवोल्यूशन,
ठीक, इकोनॉमिक सर्वे का जो है 1950 में पहली बार आया था, 1950-51 में। उसके बाद से अब जब आया 2020-21 का, तो कैसे इवॉल्व हुआ है इकोनॉमिक सर्वे, इसके बारे में भी इसमें बताया गया है। ठीक, अब देखिए कई सारी जो वाली है बैकग्राउंड नॉलेज, जैसे कि इकोनॉमिक सर्वे कौन निकालता है, तो ये पब्लिकेशन होता है आपका डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का। ये डिपार्टमेंट किसके अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत। ठीक, तो ये सारी चीजें आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे मिल जाएंगी। ठीक, स्टेट ऑफ द इकोनॉमी, इकोनॉमिक सर्वे का एक चैप्टर है, व्यू ऑफ द इकोनॉमिक सर्वे। अच्छा, यहाँ पे निर्मला सीतारमन जी ने प्रेजेंट किया है, ठीक, इकोनॉमिक सर्वे को पार्लियामेंट में। तो प्रेजेंट कौन करता है अगर पूछा जाए तो फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक, अगर कोई पूछे कि भैया बजट को लाने की जिम्मेदारी संविधान में, बजट की बात हो रही है, संविधान में किसको दी गई है, तो आर्टिकल 112 के अंतर्गत प्रेसिडेंट को दी गई है। फाइनेंस मिनिस्टर खाली प्रेजेंट करता है ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट। तो वहां पे आयोग आपको मतलब थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है। 112 आर्टिकल में एक तो बात यह है कि बजट का शब्द ही नहीं यूज हुआ है, वहां पे शब्द यूज हुआ है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि वार्षिक वित्तीय स्टेटमेंट। ठीक, तो ये चीज याद रखना। और 112 में प्रेसिडेंट को ये कहा गया है कि वो जो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट रखेंगे, लेकिन रखता कौन है, प्रेजेंट कौन करता है, वो करता है फाइनेंस मिनिस्टर ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट। ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आप लोग के लिए। तो स्टेट ऑफ द इकोनॉमी में देखिए, अब बहुत पेन पेपर अगर आप लोग लेके रखे हो तो अच्छी बात है, नहीं तो ये पीडीएफ वहां से आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे, वहां पे आप लोग जाकर इसको नोट कर लीजिएगा। इंडियन इकोनॉमी को एस्टिमेट किया जा रहा है कि ये बढ़ेगी 9.2% के अनुसार रियल टर्म में। रियल टर्म में मतलब ये है कि भाई साहब इसमें इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई दर को भी एडजस्ट कर दिया गया है। ठीक, अगर रियल की जगह बाकी क्या होता है, नॉमिनल। नॉमिनल में क्या होता है कि महंगाई को एडजस्ट नहीं किया जाता है, तब वो नॉमिनल बुलाता है। रियल टर्म में मतलब इन्फ्लेशन को हमने, महंगाई को भी एडजस्ट कर दिया है। तो देखो यहां पर मैं फैक्ट, डेटा, ये सब ये तो बहुत लोग पढ़ के बता देंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट भी साथ में बता रहा हूं। ठीक, और ये मुझे याद दिलाइएगा, टेलीग्राम चैनल पे मेरे पास एक बहुत ही अच्छा ऑडियो लेक्चर है इससे संबंधित कि नेट क्या होता है, नॉमिनल रियल जीडीपी क्या होता है, ये सारी के मैं एक ऑडियो लेक्चर आप लोगों को भेज दूंगा। ठीक, तो पहले जो फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट आया है उसके अनुसार जो है 9.2% रियल टर्म में ये बढ़ेगी हमारी इंडियन इकोनॉमी, पूरी अर्थव्यवस्था। ठीक, तो ये चीज है। पिछली बार तो भाई साहब कॉन्ट्रैक्ट हुई थी, यानी कि -7.3% थी 2020-21 में। जीडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि किसी कंट्री की टेरिटरी के अंतर्गत जो भी प्रोडक्ट बन रहे हैं, फाइनल गुड्स होंगे, फाइनल गुड्स जो होंगे, गुड्स एंड सर्विसेज, उनकी जो वैल्यू होगी उसको जोड़ दिया जाए तो वो निकलता है आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। टेरिटरी के अंतर्गत एक एक शब्द इस डेफिनेशन में इंपॉर्टेंट है। तो जीडीपी प्रोजेक्टेड टू ग्रो बाई 8 से 8.5% जो है बढ़ने का अनुमान है 2022 से, मतलब कि अगले वित्तीय वर्ष में। अच्छा, वित्तीय वर्ष कब क्या होता है, कब से कब तक होता है? फाइनेंशियल ईयर, कॉन्सेप्ट सारे बताऊंगा, डोंट वरी। फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से लेके अगले साल के 31 मार्च तक का। ठीक, तो ये चीज़ है। तो जैसे कि 2022-23 का जो है बजट आएगा, यानी कि 2022 के 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च 2023 तक का बजट वो लागू रहेगा। ठीक, प्रोजेक्शन कई सारी जो वर्ल्ड की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, उन्होंने भी फोरकास्ट निकाले हैं हमारे रियल जीडीपी के लिए। तो वर्ल्ड बैंक ने बोला 8.7% बढ़ेगा और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने बोला है 7.5% बढ़ेगा। हमने कितना बोला भाई साहब? हमने बोला 8 से 8.5%। इकोनॉमिक सर्वे ने बोला ऐसे पूछा जाएगा क्वेश्चन। ठीक, और मैं भी पूछूंगा, डोंट वरी। तो आईएमएफ की ही एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम आती है, अब इसमें एक मैं वैल्यू एडिशन बताऊंगा आपको। तो आईएमएफ की एक पब्लिकेशन होती है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। ठीक, तो इसमें इन्होंने बोला है कि इंडिया की रियल जीडीपी जो है आपका 22-23 में जो है 9% के आसपास इसको बढ़ने का अनुमान है। वहीं 23-24 में कभी बता दिया भाई साहब आईएमएफ ने, मतलब प्रोजेक्शन है 7.1%, तो मतलब घटेगी। तो और इस वजह से जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ने जो बताई है, ये जो हमारी जीडीपी जिस हिसाब से किस दर से बढ़ने वाली है, तो ये देखा जा रहा है, माना जा रहा है कि इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बन जाएगा। ठीक है ना, मतलब बड़ी इकोनॉमी, बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ने वाली
जो है इकोनॉमी बनने वाली है इंडिया जो है इन द वर्ल्ड फॉर ऑल 3 इयर्स, इन तीनों साल में। मतलब पैंडेमिक के बाद इंडिया सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, बड़ी अच्छी बात है। सबसे बड़ी मतलब बड़ी जो अर्थव्यवस्था है उनमें, ठीक। एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर में इकोनॉमिक सर्वे में बोला गया है कि ये बढ़े 3.9%, इंडस्ट्री बढ़ा 11.8%, गुड इनफ, और सर्विसेज यानी कि सेवा क्षेत्र बढ़े 8.2%। तो मान लो अब इसमें क्वेश्चन कैसा बनेगा, ठीक, मैं बता दे रहा हूँ, बाद में जब इसको ढंग से सुन लेना, पढ़ लेना, ताकि बाद में जब टेस्ट हो तो मुझे चाहिए आप लोग से 80% मार्क्स कम से कम। मैं कोशिश करूंगा ना है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि आप अच्छे तैयारी करो। तो इन तीनों में सबसे ज्यादा कौन बढ़ा? इंडस्ट्री बढ़ा है, फिर आपका जो है एग्रीकल्चर सेक्टर बढ़ा है, फिर आपका इंडस्ट्री सबसे ज्यादा बढ़ा है, फिर सर्विसेज सेक्टर बढ़ा है, फिर एग्रीकल्चर सेक्टर बढ़ा। तो ये आपको मैं पूछ सकता हूँ कि असेंडिंग ऑर्डर में बताओ या डिसेंडिंग ऑर्डर में। देन यू हैव टू थिंक कि यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। तो अभी मैं बता रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, फिर बाद में मैं भी पूछूंगा, आयोग भी पूछेगा। तैयार कराना मेरा काम है, आपको पढ़ना आपका काम है, ठीक। तो देखिए इसके बाद जो है डिमांड साइड में अगर मांग की तरफ देखा जाए तो कंजम्पशन जो एस्टिमेटेड है वो 7% से बढ़ेगी। मतलब उपभोक्ता जो है वो डिमांड करेगा 7% से। पिछली बार 100 कर रहा था तो 107 करेगा इस बार। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, अब आपको एक चीज देखो इंटरलिंकिंग करके बताता हूं। यूपीपीसीएस ने अपने प्रीलिम्स के एग्जाम में अभी 2020-21 में ये क्वेश्चन पूछा था कि बताइए ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, समझ रहे हो ना। तो ये क्या होता है, एक तरीके से इन्वेस्टमेंट को शो करता है। कैपिटल यानी पूंजी, कुछ ऐसी चीजें हमें लगानी है, फिक्स्ड कैपिटल लगानी है, मशीनरी या इस तरीके की, जिससे कि कमाई आगे भी हो सके। उपभोग कोई चीज कर लेते तो उससे आगे कमाई तो ना आती, वो तो यहीं खत्म हो जाता। लेकिन ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन ये इन्वेस्टमेंट रेट को भी दिखाता है, और ये चीज यूपीएससी ने पूछी, यूपीपीसीएस ने पूछी भी थी अभी प्रीलिम्स क्वेश्चन में। इसलिए मैं कहता हूँ प्रीवियस क्वेश्चन जरूर पढ़ा करो। तो ये 15% से बढ़ने वाला, एक्सपोर्ट 16.5% से बढ़ने वाला है, और ये सब जो है एस्टिमेटेड है इकोनॉमिक सर्वे के द्वारा। इंपोर्ट 29.5% के द्वारा, मतलब इतने दर पे बढ़ने वाला है, इतना बताया गया इसमें, ठीक। जो मैंने आप लोग बताया ध्यान रखना, प्रीवियस क्वेश्चन जो लगाओ। अच्छा, इसमें प्रो टिप आप लोगों के लिए ये है कि वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन जो है, जैसे कि यूएन की ऑर्गेनाइजेशन है, यूएनडीपी है, जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट निकालता है, यूनेस्को है, आईएमएफ हो गया, ठीक, वर्ल्ड बैंक हो गया, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और कुछ और हैं। तो इन सब की रिपोर्ट इनकी वेबसाइट पे जाके पब्लिकेशन सर्च करोगे, पब्लिकेशन ऊपर टैब बना होता है, तो आप लोग को इनकी रिपोर्ट और इंडेक्सेस यानी कि सूचकांक जरूर पढ़ने चाहिए, लेटेस्ट वाले। उसमें इंडिया की रैंकिंग क्या है, और यूपीएससी के लिए खास तौर पे बता दूं कि यूपीएससी के लिए तो आपको मेथोडोलॉजी भी पता होनी चाहिए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कौन निकालता है? भाई साहब वर्ल्ड बैंक। तो उसमें 10 जो इंडिकेटर होते हैं वो कौन कौन से, और इंडिया में ने लेटेस्ट रैंकिंग में किस में बढ़त बनाई है, बात समझ रहे हो। यहीं से क्वेश्चन बन रहे हैं, तो क्यों ना पढ़ो, ठीक है ना। क्यों स्पून फीडिंग के लिए भाग रहे हो? खुद पढ़ना पड़ेगा, सेल्फ स्टडी करो। जैसे जो है जो बताया जा रहा है बस उसको, जो गाइडेंस ही सबसे ज्यादा जरूरी है। बाकी मटेरियल की बौछार सब करके और फिर नकली मैसेजेस की बौछार करके सब बता सकते हैं क्या भैया सब कुछ हमारे फ्री से ही आया, वो सब मैं मत पढ़ो, वो सब दिखा हुआ है, मार्केटिंग है, ठीक है ना। गंजे को कंघी बेचने वाला काम है, वो यहाँ नहीं होगा। यहाँ पे आपको तैयार किया जा रहा है असली कंपटीशन के लिए, और असली मैसेजेस ताकि दिखाया जाए, आपका वीडियो दिखाया जाए कि हाँ आप कहो कि भाई साहब कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस से हमने पढ़ाई की थी, तब माना जाएगा बात, ठीक है। तो जनरल स्टडीज पेपर 3 इकोनॉमी सही। अगला हमारा टॉपिक है एक्सटर्नल सेक्टर। अब देखो इकोनॉमिक सर्वे में ये आप बताया जा रहा है, तो पहले तो स्टेट ऑफ द इकोनॉमी बता दी पहले वाले, इससे पहले पे अब ये बताया जा रहा है कि क्या एक्सटर्नल सेक्टर से, बाहरी क्षेत्र से हमारा क्या जो है व्यापार रहा, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या इफेक्ट हुए, वो सारी चीज़ें। तो ये चीज़ मैंने आप लोगों को पहले बता दी थी। बजट एक जो बैकग्राउंड नॉलेज है, आर्टिकल 112 में इसका शब्द तो यूज़ नहीं किया गया, क्या यूज़ किया गया? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक। अब इंडियन मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट जो है और या फिर इंपोर्ट, वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है, और इसने प्री कोविड लेवल को भी पार कर लिया है। मतलब 2020-21 में, 2020 के पहले जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हम करते थे मर्चेंडाइज का, वो अब उस लेवल से भी ऊपर चला गया है, ठीक। तो जो भी व्यापारिक निर्यात आयात अच्छा बढ़ा गया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि बताओ बढ़ा है कि घटा है? तो बढ़ा है, ये ध्यान रखना। कोविड के उससे पहले इकोनॉमिक सर्वे में ऐसा बोला गया, और वहां पे क्वेश्चन बोलेगा एज पर द इकोनॉमिक सर्वे मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट हैव नॉट सरपास्ड प्री कोविड लेवल। तो आप कहोगे नहीं हमने पढ़ा है, वो कर चुका है सरपास, ठीक है।
और इसके अलावा जो है सिग्निफिकेंट पिकअप हुआ है नेट सर्विसेज विद बोथ रिसिप्ट एंड पेमेंट क्रॉसिंग द प्री पैंडेमिक लेवल डिस्पाइट वीक टूरिज्म रेवेन्यू। ठीक, मतलब जो सर्विसेज सेक्टर है पूरा हमारा, ठीक है ना, जैसे कि टूरिज्म क्या है, एक तरीके सर्विसेज तो प्रोवाइड करते हैं बाहर से जो लोग आ रहे हैं। ठीक, तो टूरिज्म कम था, लेकिन फिर भी जो रिसिप्ट हुई, मतलब जो हमारे पास पैसा आया या फिर हमने जो पेमेंट की है, वो प्री पैंडेमिक लेवल से पहले जो लेवल था उसके भी ऊपर हो चुका है। ठीक, लिखा हुआ है क्रॉसिंग द प्री पैंडेमिक लेवल। नेट कैपिटल फ्लोज जो है ये बढ़े हुए थे आपके 2021-22 के पहले हाफ में, यानी कि अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर तक। ठीक, और इसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है इनफ्लो लगातार आता रहा। और नेट कमर्शियल बोरोइंग, अब यहाँ पे ध्यान समझना एक पॉइंट है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट यानी कि जो बाहर से जो निवेश आ रहा वो बढ़ा रहा। ठीक, नेट कैपिटल फ्लो हुआ, मतलब हमारे यहाँ ज़्यादा पैसा आया बाहर से। और कुछ जो है कंपनियां क्या करती हैं, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, तो वो वाणिज्यिक रूप से बोरो करती हैं, लोन लेती हैं बाहरी संस्थाओं से। ठीक है ना, तो एक तरीके का लोन ही है, और ये बाहर से लिया जाता है, तो वहाँ पे ये अब हमको उसमें नहीं मिलता है, INR में नहीं मिलता है, रुपये में नहीं मिलता है, ये डॉलर में मिलेगा अलग अलग। ठीक, तो इसमें भी हमारा जो है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग बढ़ी, लोन आसानी से मिला, हायर बैंकिंग कैपिटल और एडिशनल SDR का एलोकेशन भी किया गया। अब SDR जो है स्पेशल ड्राइंग राइट्स होता है, ये होता है आपका IMF की जो है एक तरीके की जो है करेंसी है नहीं, बस एक तरीके की वहाँ पे जो भी अकाउंटिंग होती है, लेखांकन होता है, वो SDR में होता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अंतर्गत। ठीक, तो ये SDR जो है हमको मिला। ठीक, तो ये भी एक तरीके का लोन ही है, ध्यान रखना समझना, क्योंकि हमें वो वापस करना पड़ेगा। और हायर बैंकिंग कैपिटल भी मिला, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग भी, और बाहर से निवेश भी बढ़ा, ये चीज बोली गई है। अब जब लोन हमने लिया है, ध्यान समझना, तो इंडियाज एक्सटर्नल डेप्ट क्या होगी, बढ़ेगी या घटेगी? ऑब्वियसली बढ़ेगी। ठीक, तो हमारी सितंबर एंड 2021 तक ये 593 बिलियन हो गया था। ठीक, जो कि ज़्यादा था 556.8 बिलियन अ ईयर अर्लियर, यानी कि सितंबर 2020 से ज़्यादा था। और ये चीज़ दर्शाता है कि हमने जो IMF के द्वारा जो हमें SDR दिए गए हैं, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, वो जो उसकी वजह से ये चीज़ बढ़ी है हमारी। ठीक, और इसके साथ ही साथ हायर कमर्शियल बोरिंग, जो ये एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग की बात करी गई थी, वो भी बढ़ी। तो हमने बाहर से लोन ज़्यादा लिया तो बढ़ेगा ही ना यार। ठीक, तो मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग बताया और SDR क्या होता है वो भी बताया। ध्यान से सुनते रहो, सारी चीज़ें आपको हो जाएंगी, भागने की जरूरत नहीं है। ज़्यादा शॉर्ट वन लाइन के चक्कर में जाओगे ना, तो वहाँ पे फैक्ट वाले क्वेश्चन सही कर पाओगे। फैक्ट वाले क्वेश्चन ज़्यादातर रट्टू तोते कर लेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन जो करेगा उसी का कट ऑफ क्लियर होगा। बात समझ लो, साफ है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी हमारे जो हैं वो $600 बिलियन को पार कर गए पहले हाफ 21-22 में, और 633.6 बिलियन हो गए थे दिसंबर 31, 2021 में, जो कि बहुत बड़ी बात है। और भारत जो है दुनिया का चौथा सबसे लार्जेस्ट फॉरेक्स रिजर्व होल्डर हो गया दुनिया में। नवंबर 2021 का आंकड़ा देखें तो चाइना, जापान और स्विट्जरलैंड के बाद में भारत के पास सबसे ज्यादा फॉरेक्स के रिजर्व्स हैं। चाइना, जापान, स्विट्जरलैंड के बाद। ठीक, CJSI ऐसे कुछ याद कर सकते हो। और ये देखो लगातार बढ़ा है हमारा पिछले 18-19 साल से। कभी कभार देखो एक इकोनॉमिक सर्वे में, बजट में, UPSC की खासतौर पे बात बता रहा हूँ, ये फिगर जब देखा करो तो ये देखा करो कि ट्रेंड कैसा है। ट्रेंड बढ़ता हुआ है, ठीक है ना, लगातार फॉरेक्स रिजर्व बढ़ रहे हैं। ऐसे तो नहीं चल रहे हैं ना, क्योंकि वो पूछेगा कि लगातार बढ़ रहा है कुछ समय से या लगातार नीचे जा रहा है। इस ट्रेंड को पहचानो, याद रखो कौन सी चीज है, फॉरेक्स रिजर्व। ठीक है बाबूजी, ये हुई बात। ठीक, अगला जो है इकोनॉमिक सर्वे से ही मॉनेटरी मैनेजमेंट यानी कि मौद्रिक प्रबंधन और फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन यानी कि वित्तीय मध्यस्थता। अब जो है रेपो रेट मैंने आप लोगों को कल भी बताया था करंट अफेयर के लेक्चर में, फिर से बताता हूँ। रेपो रेट का फुल फॉर्म होता है, पूछ सकता है स्टेट PC एग्जामिनेशन में, क्योंकि रीपरचेज ऑप्शन। ठीक, रीपरचेज ऑप्शन, रीपरचेज क्या चीज परचेज फिर से करेंगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इनको GSEC बोला जाता है। बहुत ही सेफ जो है, ये एक तरीके के बॉन्ड्स होते हैं। ठीक, RBI
सेट करता है रेपो रेट पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी को रेगुलेट करने के लिए, और लिक्विडिटी घटानी है या बढ़ानी है हमारी अर्थव्यवस्था में उससे संबंधित होता है। तो रीपर्चेज ऑप्शन में आरबीआई पैसा देता है बैंकों को और बैंकों से लेता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इसी और ये कम समय के लिए होता है ज़्यादातर, ठीक है ना, 7 दिन 14 दिन के लिए। तो ये आरबीआई के द्वारा रेपो रेट जो है, और ये इसी का उल्टा क्या होता है, रिवर्स रेपो। ठीक, रिवर्स रेपो में क्या होता है कि आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बैंक को देता है कुछ समय के लिए और उनसे पैसा लेता है। तो पैसा जब ले लेगा अर्थव्यवस्था से तो लिक्विडिटी क्या होगी, कम हो जाएगी, और जब पैसा देता है तब लिक्विडिटी बढ़ती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ठीक है, तो एक तरीके से मॉनेटरी पॉलिसी जो है, मौद्रिक नीति को जो है लिक्विडिटी कम करनी बढ़ानी, उसके लिए यूज करता है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट का। अच्छा, रेपो रेट भाई साहब जब पैसा दे रहा है आरबीआई तो इस पे जो है ज्यादातर ब्याज ज्यादा लेता है। ठीक, लेकिन जब पैसा लेता है, खुद लोन लेता है बैंकों से रिवर्स रेपो रेट में, तब ब्याज रिवर्स रेपो रेट मतलब अगर आप समझो तो वो रेपो रेट से कम होता है। आई होप सारे कॉन्सेप्ट आपके इससे समझ में आपको आ गए होंगे। ठीक, तो अब इसके फैक्ट देख लेते हैं। देखो, रेपो रेट जो है वो 4% पे मेंटेन किया गया 2021-22 में। ठीक, और आरबीआई ने ये कहा कि हमने कई सारे मेजर्स ऐसे लिए कि जी सेक जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के एक्विजिशन प्रोग्राम चलाए, और साथ ही साथ स्पेशल लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन चलाए। अब देखो, मैंने रेपो ऑपरेशन आप लोगों को बताया था शॉर्ट टर्म का होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के भी चलाए आरबीआई ने। ये LTRO उसको बोलते हैं। ये अगर जानना है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, वहाँ पे जाकर मैं आप लोग को एक ऑडियो लेक्चर दूंगा, उसमें आप लोग को पता चलेगा कि हाँ भाई साहब LTRO क्या है। ठीक, 2019-20 में आया था ये वाला कॉन्सेप्ट। तो अब इसमें आरबीआई ने ऐसा इसलिए किया, इकोनॉमिक सर्वे बताता है कि लिक्विडिटी, क्योंकि भाई साहब पेंडेमिक आया, सबके पास पैसे खत्म थे, किसी के पास थे नहीं, तो हमें गवर्नमेंट ने आरबीआई के जरिए जो है लिक्विडिटी, लोग की जेब में पैसा पड़े, तो जी सेक एक्विजिशन प्रोग्राम चलाया, मतलब कि अधिग्रहण कर रहा था गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का। जब अधिग्रहण कर रहा था तो कुछ बॉन्ड है तो कुछ पैसा तो दे रहा होगा ना, तो लिक्विडिटी बढ़ेगी। वैसे ही जो है स्पेशल लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन भी चलाए। तो रेपो ऑपरेशन में भी, रेपो मैंने आपको बताया ना, अब क्या है लॉन्ग टर्म में तो क्या हो गया, लेकिन इसमें भी तो पैसा दे रहा है ना, तो लिक्विडिटी बढ़ाएगा। समझ में आ रही, एक एक चीज़ बताऊंगा यहाँ पर। ठीक है, और इसमें यहाँ पे देखिए बैंक क्रेडिट भी इन्होंने ये कहा कि बैंकों द्वारा जो लोन दिया जाता है वो भी बढ़ा। ठीक, ये चीज़ ध्यान रखो, बैंक क्रेडिट बढ़ा, क्योंकि वहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है कि घटा नहीं। ईयर ऑन ईयर मतलब कि इस साल अगर मार्च में अगर हम देख रहे हैं तो पिछले साल के मार्च के 2022 अगर मार्च देख मान लो हम नापे, ईयर ऑन ईयर लिख दें तो हम मार्च 2021 से इसको कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ है। ईयर ऑन ईयर बैंक क्रेडिट ग्रोथ जो है वो एक्सेलरेट हो रही है ग्रेजुअली। ठीक है, और ये आपका 5.3% जो थी अप्रैल 2021 में, वो 9.3% हो गई 31 दिसंबर 2021। तो बढ़ रही है, साफ बात। नॉन परफॉर्मिंग एसेट, नॉन परफॉर्मिंग एडवांस रेशियो। अब बैंकों के लिए जो है, बैंक हमसे डिपॉजिट लेता है फिर इसको आगे लोन देता है, तो बैंक के लिए जो लोन होते हैं ये एसेट होते हैं, संपत्ति होती है, क्योंकि ये कुछ कमा के दे रहे हैं बैंकों को। ठीक, लेकिन जब वो किसी को लोन दे रहे हैं और लोन वापस नहीं होता तो वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाता है, तो या फिर एडवांस हो जाता है। तो नॉन परफॉर्मिंग एडवांस रेशियो जो है ग्रॉस, मतलब पूरा निकाल के अगर देखा जाए शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स का। शेड्यूल कमर्शियल बैंक कौन कौन से होते हैं, देखो आरबीआई एक्ट में एक एक कॉन्सेप्ट, आरबीआई के एक्ट में, अधिनियम में जो शेड्यूल 2 में जो भी बैंक हैं उन सबको शेड्यूल कमर्शियल बैंक बोला जाता है। जैसे कुछ बताऊं तो ICICI, SDFC, SBI, ये सब शेड्यूल कमर्शियल बैंक का सबका नॉन परफॉर्मिंग एडवांस रेशियो जो है यहाँ पर डिक्लाइन हुआ, ऐसा इकोनॉमिक सर्वे ने बताया है। 2017-18 में ये 11.2 था और ये अभी सितंबर 2021 में 6.9 हो गया है। बात समझ में आई है तो प्लीज लाइक बटन जोर दबाइएगा। अच्छा, नेट नॉन परफॉर्मिंग एडवांस रेशियो जो है वो भी डिक्लाइन हुआ, आपका 6% से 2.2% हो गया है सेम पीरियड में, 17-18 से 2021 के बीच में। ठीक, तो ग्रॉस भी जोड़ लिया भाई साहब और नेट भी जोड़ लिया। ठीक, तो ये चीज़ हो गई। अच्छा, ग्रॉस, अब चलो एक और कॉन्सेप्ट है जो आप लोग को शायद परेशान कर रहा हो कि भैया ये ग्रॉस यानी सकल और नेट यानी कि जो है आपका
शुद्ध। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस का क्या मतलब, जब कभी भी डेप्रिसिएशन को आप जोड़ दोगे मतलब घटा दोगे ग्रॉस से, तब आपको नेट मिल जाएगा। अब डेप्रिसिएशन को बोलते हैं हिंदी में मूल्यह्रास, ठीक। तो जब आप नॉन परफॉर्मिंग एडवांस देख रहे हो तो ग्रॉस में से जो है, ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एडवांस में से डेप्रिसिएशन मूल्यह्रास को भी हटा दोगे तो आपको नेट परफॉर्मिंग एडवांस मिल जाएगा। एक एक कॉन्सेप्ट, ठीक। तो इसलिए वीडियो देखना जरूरी है और ये पूरे साल आप लोग के लिए वैलिड रहेगा, प्रीलिम्स के लिए भी वैलिड है और मेंस के लिए भी। इसलिए प्लीज मैं कहूंगा कि अगली बार भी जब इसको देखो सेम वीडियो को, एक तो पहले तो पूरा देखो, तो इसको अगली बार देखना तो 1.25x पे देख लेना, फिर जब सेकंड टाइम देखना तो 1.5x पे देख लेना, तो जल्दी जल्दी रिवीजन हो जाएगा आपका, ठीक। लेकिन देखना पूरा वीडियो, नहीं तो गड़बड़ है। कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो, ठीक। अब आपके पास कितनी पूंजी है, आपने जितना जो है लोन दे रखा है उसका रेशियो जो अनुपात है उसको कैपिटल, ठीक, टू रिस्क वेटेड एसेट, मान लीजिए 1,000 रुपए का आपने लोन दे रखा था, उस पर आपने 100 रुपए रखे हुए हैं, तो ये भी जो है बढ़ा है इधर शेड्यूल कमर्शियल बैंक का, ये ध्यान रखना। 13% था 2013-14 में, आपका 21 में 16.54 हो गया। ये भी अच्छी बात है कि रिस्क ज़्यादा है इधर, तो हम इधर ये पूंजी बढ़ा लें, ताकि मान लीजिए कुछ लोगों ने नहीं भी दिया तब भी हमारे पास इतनी पूंजी तो हो कि हम बैंक चला सकें। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जब भी कोई कंपनी शेयर मार्केट पे लिस्ट होके पब्लिक से पैसा मांगती है तो उसको सबसे पहले इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लानी पड़ती है, सिंपल सी बात। तो 75 पब्लिक ऑफरिंग आई और इसमें 89,066 करोड़ रुपया मिला, जो कि बहुत ज़्यादा है पिछले कई दशकों में, पिछले दशक में, ठीक। फिर से यहाँ पे एक रिवीजन कर लेते हैं। ईयर ऑन ईयर जो लोन है बैंकों के द्वारा वो बढ़ा है, ग्रॉस एनपीए जो है वो घटे हैं, नेट एनपीए भी घटे हैं, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट बढ़ा है, लिक्विडिटी सिस्टम में जो है बढ़ी है, क्रेडिट जो एग्रीकल्चर को लोन जो है वो भी बढ़ा है। समझ में आया बात, ये चीज़ है, ठीक। और अगला जो है इकोनॉमिक सर्वे में जो हमारा चैप्टर है वो क्या है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एम्प्लॉयमेंट, सामाजिक बुनियाद ढांचा और रोजगार। अब देखो 24 करोड़ डोजेज कोविड-19 वैक्सीन की है दी गई, ठीक है ना, जो मतलब दोनों डोजेस, ठीक है ना, डोजेज लिखा हुआ है, दोनों डोज। पहली डोज जो है किसी व्यक्ति ने 91 करोड़ लोगों को दी जा चुकी है और सेकंड डोज को मिला के भी आपका 66, तो 165 करोड़ आप लोगों ने सुना होगा, जो किसी कॉल वॉल करते हो कि 165 करोड़ हम लोग दे चुके हैं, तो वो पहली और दूसरी दोनों को मिला के है, ठीक। ये चीज़ एक कोविड-19 से फैक्ट हो गया। यहाँ पे सामाजिक बुनियादी ढांचा देख रहे हैं ना, तो इसमें तो हेल्थ का तो आएगा ही। इसके अलावा जो इकोनॉमी का रिवाइवल है वो ये बताता है कि जो रोजगार भी है वो भी प्री पेंडेमिक यानी पेंडेमिक के पहले जो लेवल था उसके भी ऊपर चला गया है या फिर उसके लेवल पे आ गया है। तो रोजगार मतलब पहले मान लीजिए 100 था तो अभी भी 100 पे आ गया है। बीच में जो है पेंडेमिक टाइम पे मान लीजिए 90 हो गया होगा, 80 हो गया होगा, जो भी हो गया हो, तो प्री पेंडेमिक लेवल पे आ गया है। इसके अलावा जो क्वार्टरली हर तिमाही में पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे निकला जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर निकालता है इसे, ठीक है ना। तो इसमें पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे में डेटा ये बताता है मार्च 2021 का कि जो एम्प्लॉयमेंट है शहरी सेक्टर में जो कि पेंडेमिक से जो इफेक्ट हुआ था वो भी अब प्री पेंडेमिक लेवल पे आ गया है, ठीक। इसके अलावा जो है ईपीएफओ मैंने आप लोगों को पढ़ाया है काफ़ी अच्छे से, तो उसका अभी शायद इंटरव्यू भी आएगा तो जरूर बताइएगा, उसकी तैयारी कराई जाएगी। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड यानी कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन जो है इसने बताया कि जो जॉब्स आ रही हैं, रोजगार आ रहा है, वो उसका जो है औपचारिकरण यानी कि फॉर्मलाइजेशन हुआ है, होता रहा सेकंड कोविड वेव के दौरान भी, यानी कि अप्रैल मई में जो आई थी सेकंड कोविड वेव 2021 में, उसका एडवर्स इफेक्ट जो इम्पैक्ट था कोविड का, फॉर्मलाइजेशन ऑफ जॉब्स मतलब ज़्यादातर जो औपचारिक जॉब्स होती हैं, जो फॉर्मल जॉब्स होती हैं, उसमें सोशल सिक्योरिटी होती है, पर इससे सोशल सिक्योरिटी क्या, पेंशन मिलेगी, इंश्योरेंस मिल जाएगा, ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें, टाइमिंग होती है, तो उनको बोलते हैं सोशल सिक्योरिटी है, सामाजिक सुरक्षा है, ठीक। तो लेकिन कोविड में जो पहले जब लॉकडाउन, नेशनल लॉकडाउन लगाया गया तो ज़्यादातर क्या था कि फॉर्मलाइजेशन से इनफॉर्मलाइजेशन होने लगा था, ठीक है ना। तो इसको जो है अब खत्म कर दिया गया, सेकंड वेव में अच्छे से फॉर्मलाइजेशन होता रहा क्योंकि ईपीएफओ में जो है जॉब ज़्यादातर लोग रजिस्टर कराते रहे, ठीक। तो ये चीज़ यहाँ पर इकोनॉमिक सर्वे ने बताया है। तो वहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि फॉर्मलाइजेशन घटा नहीं बढ़ा,
ठीक। अच्छा, वहां पे गैस मत करना, पढ़ लो यहाँ पर, तो वहां गैस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक्सपेंडिचर जो था सोशल सर्विसेज पे, जैसे कि हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, ठीक, और अदर, उसमें सेंटर और स्टेट का प्रोपोर्शन जो है जीडीपी के अनुपात में बढ़ा है। ठीक, 2014-15 में 6.2 था, अब ये 8.6 हो चुका है बजट एस्टिमेट के अनुसार। अब देखो, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हम लोग ने जो है इसको कवर किया करंट अफेयर में, यहाँ पे फिर से देख लेते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, टोटल फर्टिलिटी रेट, किसी महिला के उसके रिप्रोडक्टिव ईयर्स में 15 से 59 साल के बीच में ऑन एन एवरेज कितने बच्चों को जन्म देती है, इसको टोटल फर्टिलिटी रेट बोला जाता है। ठीक, ऐसे ही मुंह जवानी एकदम याद होनी चाहिए आप लोग को डेफिनेशन, तभी प्रीलिम्स और मेंस निकलेगा भाई साहब। कंपटीशन टफ है लेकिन हम उसको आसान बनाएंगे। तो टोटल फर्टिलिटी रेट जो है 2019-21 में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 बताता है कि 2 हो गया। पहले ये 2.2 था 2015-16 में। ध्यान रखो, यूपीपीसीएस अलग अलग एग्जामों में ये पूछा ही जाता है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हो, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट हो, इंस्टीट्यूशनल बर्थ हो, यानी कि जो है हॉस्पिटल में जाके जो है संस्थागत जो है जन्म में सुधार होना, ये सारे सुधार हुए हैं। यानी कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट अब कम हो गया है, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट अब कम हो गया है। अच्छा, अंडर 5 में क्या है, बच्चे 1000 बच्चे पैदा हो रहे हैं तो कितने बच्चे जो है उसमें से 5 साल के जो है नीचे वो उनकी डेथ हो गई, तो इसको अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट बोला जाता है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है इसमें 1000 बच्चों में 28 दिनों के अंतर्गत, मुझे करेक्ट करिएगा अगर ये गलत हो तो, 28 दिनों के अंतर्गत कितने बच्चों की डेथ होगी, तो वो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता है। एक एक कॉन्सेप्ट के साथ में फैक्ट पढ़ो, ताकि जो है ज्यादा इधर उधर 10 वीडियो देखने की जरूरत नहीं, सिर्फ ये देख लो और बाकी लोग से भी कहो सिर्फ इसे देख लीजिए सर, हो जाएगा। ठीक, तो ये चीजें भी इंप्रूव हुई हैं। ज्यादातर अब लोग जो है महिलाएं हॉस्पिटल में जाके जो है बच्चा पैदा कर रही हैं, ना कि जो है इनफॉर्मल तरीके से। ठीक, जल जीवन मिशन में 83 डिस्ट्रिक्ट को हर घर जल डिस्ट्रिक्ट घोषित किया गया है, ऐसा इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया है। मनरेगा स्कीम में भी फंड को जो अलॉटमेंट है वो बढ़ाया गया है, ताकि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, असंगठित लेबर है रूरल एरियाज में, उसको इफेक्ट ना पड़े, बफर उसके लिए बनाया गया। तो मनरेगा की बढ़ाई गई है, ठीक है ना, जो अलॉटमेंट है ये बताया गया। हालांकि इस बार अभी बजट में पढ़ाऊंगा मैं, ये चीज घटी है मनरेगा में इकोनॉमिक सर्वे, लेकिन पिछले साल का बताया 2020-21 का, उसमें बढ़ी है। ठीक, यहाँ पे मेन चीज एक्सपेंडिचर सोशल सर्विसेज का था, ये 2014-15 से अगर देखो तो ये बढ़ा है। ठीक, याद रहेगा। इकोनॉमिक सर्वे का ही अगला जो चैप्टर है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंट से भी संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं वो इकोनॉमिक सर्वे के सस्टेनेबल डेवलपमेंट से पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल उसको पढ़िए। देखिए, इसमें ये बोला गया है कि नीति आयोग द्वारा जो एसडीजी इंडेक्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, सतत विकास गोल इंडिया इंडेक्स है। ठीक, एसडीजी इंडिया इंडेक्स नीति आयोग के द्वारा जो निकला था, तो इंडिया का ओवरऑल स्कोर और डैशबोर्ड इंप्रूव हुआ है। ठीक, अब ये जो है कितना हो गया है, 66 हो गया है 2020-21 में। 2019-20 में 60 था, आपका 2018-19 में 57 था, तो लगातार बढ़ रहा है। ट्रेंड पे भी नजर रखनी है क्योंकि क्वेश्चन पूछे आते हैं। ठीक, नंबर ऑफ फ्रंट रनर्स में अगर देखा जाए, अब ये जो एसडीजी इंडिया इंडेक्स होता है इसमें कई सारी कैटेगरीज होती हैं। ठीक, एक होता है फ्रंट रनर होता है इसमें, ठीक है ना, फिर होता है परफॉर्मर्स, तो ये सारी चीजें भी हैं। तो नंबर ऑफ फ्रंट रनर जो हैं वो बढ़े हैं, जिनका स्कोर 65 से 99 के बीच में होता है एसडीजी इंडिया सूचकांक के अंतर्गत। अब ये बढ़कर 22 हो गई हैं 2020-21 में। पहले 19-20 में ये सिर्फ 10 थी, तो हम एसडीजी गोल की तरफ अच्छे से बढ़ रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट इंडिया का अभी 64 डिस्ट्रिक्ट जो है वो फ्रंट रनर हैं, 39 डिस्ट्रिक्ट तो भाई साहब परफॉर्मर हैं। ऐसा अभी नीति आयोग के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन डिस्ट्रिक्ट एसडीजी इंडेक्स 2021-22 में बताया गया। इंडिया जो है इंडिया के पास दुनिया का 10वां यानी 10th लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया है। अभी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो है 2021 मैंने आप लोगों को पूरा पढ़ाया हुआ, कमेंट वो डिस्क्रिप्शन में या फिर आप जो है पहले प्लेलिस्ट उसकी देख सकते हैं, एनवायरनमेंट वाली प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा या फिर इस वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक, तो इंडिया हैज द 10th लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया इन द वर्ल्ड। ये सारे फैक्ट याद रखना, पूछेगा। 2020 में इंडिया ने रैंक किया 3rd
अपना पिछले दशक 2010 से 2020 के बीच में दुनिया में तीसरा भारत ऐसा देश बना जिसने अपने वन के क्षेत्रों को बढ़ाया है। ठीक, पहले दो कौन कौन से हैं भाई साहब, कमेंट करके बताइए। ठीक, तो ये चीज़ है। 2020 में फॉरेस्ट कवर जो था हमारा वो 24% हो गया आपका भारत के टोटल भूभाग का। ठीक है, और जो है इससे ये पूरी दुनिया का 2% हो जाता है। तो इंडिया अगर पूरी दुनिया में देखा जाए तो फॉरेस्ट एरिया के उसमें 10वें नंबर पे है। ठीक, पिछले दशक में भारत जो है अब फॉरेस्ट एरिया को बढ़ाने में तीसरे नंबर पे रहा। भारत के पास 24% जो है फॉरेस्ट कवर है, ये दुनिया का जो है 2% होता है। ठीक, ये सारी चीज़ें याद रखिएगा प्लीज़। अगस्त 2021 में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स निकाले गए 2021 के, जिसमें कि ये कहा गया है कि हमें सिंगल यूज प्लास्टिक को 2022 तक खत्म करना है, फेज आउट करना है, नहीं यूज करेंगे भाई साहब। ठीक, इसके अलावा जो है एक मसौदा तैयार किया गया कि रेगुलेट करना है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी को, यानी कि विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व को। ठीक है ना, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व। ठीक है, तो इसके ऊपर भी इन्होंने ड्राफ्ट बनाया गया ताकि प्लास्टिक पैकेजिंग को जो है वो भी मतलब ख़त्म किया जाए। तो मतलब जैसे कोई अगर मान लीजिए कोई जैसे अमेजोन से आता है या फिर नहीं कोई मोबाइल आता है, ठीक, मोबाइल का डब्बा होता है तो उसकी प्लास्टिक की पैकेजिंग होती है ना, तो प्रोड्यूसर की ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस पैकिंग को वापस ले ले। तो ये उसकी एक्सटेंडेड यानी कि विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व है। ठीक, जो कंप्लायंस है, कई सारी ऐसी इंडस्ट्रीज जो पोल्यूशन बहुत ज़्यादा करती हैं। ठीक, जैसे टैनरीज हो गई, पोल्यूशन बहुत ही ज़्यादा गंदा जो है प्रदूषण उनका रहता है, एयर प्रदूषण, वाटर पोल्यूशन। तो ऐसी इंडस्ट्रीज़ को ये देखा गया है जो कि गंगा की स्टेम, मतलब गंगा जो रिवर है और उसकी सहायक नदियों का जो पूरा बेसिन है, उसमें जो ऐसी ग्रॉसली पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज़ हैं वो अब काफ़ी ज़्यादा कंप्लायंट हैं हमारे जो रेगुलेशन दिए गए हैं, बनाए गए हैं कि वो पोल्यूशन ना करें उससे। ठीक, 2020 में ये 81% हो गया, 17 में खाली 39% थे ग्रॉसली पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज, यानी कि सकल प्रदूषणकारी उद्योग अब ज़्यादा अनुपालित हो गए, अनुपालन कर रहे हैं। इसके अलावा जो है कॉन्सिक्वेंट रिडक्शन एफ्लुएंट डिस्चार्जिंग। अब क्या होता था कि बिना ट्रीट किए हुए, बिना जो है लोग ये टैनरी वैनरी जो होती है चमड़ा बनाने वाली ये इंडस्ट्रीज़ हैं, ये गंगा में ऐसे ही खुला जो है पानी गंदगी जो है पानी में छोड़ देती थी। तो ये भी अब जो है रिडक्शन हो गया है। पहले ये 350 मिलियन लीटर पर डे था, अब ये करीबन 280 मिलियन लीटर पर डे हो गया। दैट इज़ ए गुड साइन। प्राइम मिनिस्टर ने जो है हमारे, ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी है, ग्लासगो अभी जो COP 2026 हुआ, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के ऊपर, नवंबर 2021 में, तो उसमें जो हमारे टारगेट थे, इंटेंडेड नेशनल डिटरमिन्ड टारगेट, ठीक, जो कंट्रीब्यूशन है उसमें काफ़ी बढ़ावा दिया है। ठीक, याद कराऊं, सबसे पहली बात कि हमने ये कहा है कि 500 गीगावाट तक हम अक्षय ऊर्जा बनाएंगे 2030 तक। ठीक, दूसरा इन्होंने कहा है कि कार्बन इंटेंसिटी को रिड्यूस करेंगे हम 45% तक 2005 के लेवल पर। ठीक है ना, ये पहले कितना था, 33-35% था, याद है। ठीक, और इन्होंने यहाँ पर कहा है, और तीसरा जो इसमें अनाउंसमेंट किया गया है, जैसे आप लोगों को पता होगा कि पहले था कि 40% तक जो हमारी 2030 में टोटल जो हम अपनी पावर बनाते होंगे उसमें से 40% जो है रिन्यूएबल एनर्जी होगी, लेकिन अब इसको बढ़ा के 50% कर दिया गया। तो आप लोग को तीन चीज़ें याद रखनी है, 500 गीगावाट पूरा हम लोग को अक्षय ऊर्जा बनानी है 2030 तक, 45% तक कार्बन इंटेंसिटी को हम एमिशन इंटेंसिटी को कम करेंगे 2005 के लेवल पर, और 50% तक हम अक्षय ऊर्जा के थ्रू ही अपनी पावर बना रहे होंगे 2030 में। एक एक चीज़, पूरे कॉन्सेप्ट, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर कवर करा रहा हूँ। ठीक, इसके अलावा जो है इन्होंने ये कहा कि हमारी ज़रूरत है कि हमें एक वन वर्ड, एक शब्द का आंदोलन चलाना है, नाम है लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। हमारी लाइफ स्टाइल इन्वायरमेंट के प्रति होना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि हम जो भी चीज़ें उपभोग करते हैं उससे क्या इन्वायरमेंट के ऊपर गलत प्रभाव तो नहीं पड़ता है।
ठीक, पानी का उपयोग करो तो जो है कम करो, ठीक, जितना जरूरी है। बिजली कहीं पे ज़्यादा जल रही है, पता बैठे हो आप दूसरे कमरे में, तीसरे कमरे में सब जगह बिजली जल रही, तो बंद करो। ज़्यादा पैसा होना अच्छी बात नहीं है। वो बिजली जो है बनाई जा रही है भारत में कोयले से ज़्यादातर, ठीक, तो कोयले जब है तो भैया एनवायरनमेंट को तो जो है नुकसान पहुंच रहा है। तो हमारी लाइफस्टाइल इन्वायरमेंट के प्रति होनी चाहिए, इन्वायरमेंट को गलत प्रभाव न डाले। तो एक शब्द का मूवमेंट, लाइफ, हमें जो है इसकी ज़रूरत है कि हम लोगों से क्या यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, कोई डिस्ट्रक्टिव कंजम्पशन तो नहीं कर रहे हैं, माइंडलेस कंजम्पशन तो नहीं कर रहे हैं, इस पे ध्यान दें। ये सारे क्वेश्चन बहुत प्यार से बनेंगे और बहुत हंसते खेलते आप सही कर लोगे अगर आपने मेरा वीडियो ये पूरा देखा है। शॉर्टकट मत अपनाओ, जो है उसमें जो है दिक्कत होगी। इकोनॉमिक सर्वे में अगला जो चैप्टर है वो है एग्रीकल्चर और फूड मैनेजमेंट से संबंधित, ठीक, कृषि और खाद्य प्रबंधन। अब देखो एग्रीकल्चर सेक्टर जो है काफ़ी अच्छी यहाँ पे ग्रोथ हुई है पिछले 2 सालों में। अब इसमें देखें तो ग्रॉस वैल्यू एडिशन, देखो अब इसमें कॉन्सेप्ट समझते हैं, जीवीए क्या होता है, ग्रॉस वैल्यू एडिशन। पहले तो समझो वैल्यू एडिशन क्या है। मान लीजिए कोई टमाटर है, टमाटर को आपने सीधे खा लिया तो भाई टमाटर खा लिया, खत्म बात। लेकिन आपने उसमें कुछ वैल्यू एडिशन किया, ठीक, आपने कुछ उसको जो है मैश करके उसकी जो है प्योरी बनाई, फिर उसमें कुछ शक्कर डाले, नमक डाला और उसका केचप बनाया और फिर खाया। तो ये जो बीच में जो चीजें जोड़ी गई ये सब वैल्यू एडिशन है, ठीक। तो इस तरीके का पूरे भारत में जो भी वैल्यू एडिशन होता है उसको जोड़ दे तो ग्रॉस वैल्यू एडिशन होगा। तो ऐसा ग्रॉस वैल्यू एडिशन एग्रीकल्चर ने 18.8% किया। समझ में आई बात? तो ये चीज़ है और इसकी ग्रोथ जो है 20-21 में आपकी रही 3.6% एग्रीकल्चर सेक्टर की और इसमें 3.9% रही 2021-22 में। ये आपका एस्टिमेट है, ठीक। तो ये चीज़ें लगातार एग्रीकल्चर का जो सेक्टर का जो हमारे ग्रोथ रेट है वो बढ़ रहा है। एमएसपी जो है हमने यूज़ किया न्यूनतम समर्थन मूल्य क्रॉप के डाइवर्सिफिकेशन के लिए, फसल की विविधीकरण के लिए, ठीक है। तो ये एक अच्छा है। हमारे जनरल स्टडीज पेपर 3 के में एक टॉपिक भी है क्रॉपिंग पैटर्न, आप लोगों ने पढ़ा होगा। मेन सिलेबस अच्छे से पढ़ लो प्लीज़ यार, बहुत जरूरी है। तो क्रॉपिंग पैटर्न में बोला गया है। तो ये एमएसपी का उपयोग हम लोग क्रॉप के डाइवर्सिफिकेशन के लिए भी करते हैं, ऐसा इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया। एमएसपी भी टॉपिक है जनरल स्टडीज पेपर 3 में, तो दोनों पढ़ो। नेट रिसिप्ट जो क्रॉप प्रोडक्शन की आई है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है। मतलब हम क्रॉप जो फार्मर्स बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, उत्पादन करते हैं, तो जो उसका रिसिप्ट है, मतलब जो रिसीव हम करते हैं नेट, मतलब कुछ खराब हो जाता है उसको हटाकर, वो 22.5% करीबन हो गया है लेटेस्ट सिचुएशन असेसमेंट सर्वे में, ठीक। कमेंट करके बताइए ये सर्वे कौन निकालता है। 2014 में के कंपैरिजन में 22.5% जो है ये बढ़ा है। एलाइड सेक्टर, ठीक, एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर। एलाइड सेक्टर में कौन कौन सा आता है? एनिमल हस्बेंड्री हो गया, ठीक है ना, आपका पशुपालन हो गया, डेयरिंग हो गया, दुग्ध वाला, फिशरीज हो गया, मछली पालन वाला हो गया, ठीक। तो इनमें भी अच्छी जो है ग्रोथ हुई है और ये मेजर ड्राइवर्स हो गए हैं ओवरऑल ग्रोथ इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। जो कृषि का पूरा सेक्टर है उसमें एलाइड सेक्टर्स में एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग और फिशरीज का भी एक बड़ा रोल है कि पूरे एग्रीकल्चर सेक्टर को ऊपर उठाने में। लाइव स्टॉक सेक्टर की जहां तक बात करते हैं हम, पशुधन क्षेत्र की जहां तक बात करें, तो इसमें बढ़त हुई है आपकी 8.15% की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, ठीक। यानी कि हर साल कंपाउंडिंग करते हुए, चक्रवृद्धि करते हुए हर साल लगभग 8% के आसपास जो है पिछले 5 सालों में ये बढ़ा है पूरा पशुपालन सेक्टर। समझ में आ रही बात? और ये देखा गया है कि भाई साहब पशुपालन सेक्टर की वजह से किसी एक कृषि घर में लगातार जो है इनकम आ रही है और उस घर की अगर मंथली जो उनकी इनकम होती है उसमें से 15% तो पशुपालन सेक्टर से ही आ रही है। मान लीजिए 100 रुपये उनकी जो है एवरेज मंथली इनकम है किसी कृषि हाउस होल्ड की, तो उसमें से 15 रुपये पशुपालन, मतलब कि गाय भैंस इन सबसे दूध निकाल के ये सारी चीज़ों से उनको 15 रुपये, तो भाई साहब 15% तो एवरेज मंथली इनकम पशुपालन सेक्टर से ही मिल जाती है। समझ में आई पूरा एक एक कॉन्सेप्ट। इसके अलावा गवर्नमेंट जो है फैसिलिटेट कर रहा है खाद्य प्रसंस्करण का, यानी कि फूड प्रोसेसिंग। जनरल स्टडीज पेपर 3 में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से संबंधित एक अलग से टॉपिक दे रखा है सिलेबस में, जरूर पढ़िएगा। फूड प्रोसेसिंग पर गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा जो है सुविधाजनक बना रहा है। कई सारे मेजर्स लिए गए हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करो, ठीक,
आपका जो है इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, सब्सिडाइज ट्रांसपोर्टेशन है, मतलब कि कुछ ना कुछ जो है जो ट्रांसपोर्ट किया जाता है, मान लीजिए टमाटर को लिया जा रहा है, जो भी मतलब आप खाद बनाते हो तो उसका ट्रांसपोर्ट में सब्सिडी दी जा रही है। और साथ ही साथ अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा भी था, माइक्रो फूड इंटरप्राइजेज जो हैं, सूक्ष्म जो खाद्य इंटरप्राइजेज हैं, उद्यम हैं, उनका जो है औपचारीकरण किया जा रहा है, यानी कि फॉर्मलाइजेशन किया जा रहा है। ये अभी हम लोगों ने करंट अफेयर में पढ़ा भी था, कोई कमेंट करके बताए कि उसका क्या नाम था। ठीक, इंडिया रन वन ऑफ द लार्जेस्ट फूड मैनेजमेंट प्रोग्राम इन द इंडिया। अब हम लोग के यहाँ जो ये राशन की शॉप्स हैं, फूड का जो मैनेजमेंट है, ये दुनिया का बहुत जो वन ऑफ द लार्जेस्ट है पूरे वर्ल्ड में इस तरीके के प्रोग्राम कि हम खाद का मतलब जो है खाद्य मैनेजमेंट करते हैं, प्रबंधन करते हैं और फूड सिक्योरिटी को जो है बढ़ाते हैं। ठीक, हालांकि बड़ा ये आपका पैराडॉक्स है कि हमारे यहाँ अभी भी हंगर है। हालांकि हमारा फूड मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा प्रोग्राम है, पूरी दुनिया में बड़ा है, लेकिन हंगर अभी भी है, तो इसको थोड़ा देखने वाला। इसके अलावा गवर्नमेंट ने जो कवरेज है फूड सिक्योरिटी नेटवर्क का वो और बढ़ा दिया है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत। वैसे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत क्या है कि भाई साहब 75% जो लाभार्थी हैं रूरल एरियाज में, ग्रामीण क्षेत्रों में, और आपका 50% लाभार्थी अर्बन एरियाज में। ठीक, तो इन दोनों को अगर आप कंबाइन कर दो तो 67% के आसपास आ जाता है। तो उसको उनको जो है हम फूड सिक्योरिटी आपका 3 रुपये में जो है 3-2-1, ठीक है ना, 3 रुपये में चावल, 2 रुपये में जो है गेहूं और 1 रुपये मोटा अनाज देंगे राशन शॉप से, ऐसा कहा जाता है ना। पढ़े हो ना भैया, नहीं पढ़े हो तो यहाँ पढ़ लो। ठीक, तो वो उस जो ये 67% लोग जो जनसंख्या थी, इसका भी कवरेज इन्होंने बढ़ाया है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत। ठीक, तो ये सारी चीज़ें फिर से एक बार थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, रिकमेंडेशन एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या है कि आपका शिफ्ट टुवर्ड्स हार्नेसिंग, ये अलाइड सेक्टर जो है एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग और फिशरीज की तरफ में हमारा शिफ्ट हुआ है, इस पे हम ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। साथ ही साथ स्मॉल होल्डिंग फार्म जो है, जो छोटे लैंड होल्डिंग वाले जो खेत हैं, तो उसमें ऐसी टेक्नोलॉजी तकनीक लगाने की कोशिश की जा रही है ताकि उनकी उत्पादकता बढ़े, जो कि लघु और सीमांत जो हमारे कृषक हैं उनकी जो है आय में बढ़ावा करे। ठीक, इसके अलावा क्रॉप को जो है ज़्यादा विविधीकरण किया जा रहा है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन किया जा रहा है। एमएसपी हम बढ़ा रहे हैं ऑयल सीड की, तो लोग ज़्यादा ऑयल सीड के उगाने की कोशिश करेंगे, पल्सेस दालों को और हॉर्टिकल्चर। ठीक, तो ये सारी चीज़ें, ये बागवानी हो गया। इसके अलावा इन्होंने यहाँ कहा है कि राज्य सरकारों से कोऑर्डिनेटेड एक्शन हमें चाहिए, सहयोग चाहिए, ताकि जो है हाई वैल्यू लोगों को मिले, फार्मर्स को मिले, और पानी का कम उपयोग किया जाए फसल को उगाने में। ठीक, तो ये चीज़ें मतलब एक तरीके से स्टेट से यहाँ पे गुहार लगाई गई है, बताया गया है इकोनॉमिक सर्वे में। इकोनॉमिक सर्वे का ही अगला जो चैप्टर है, इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्योग और बुनियादी ढांचा। ठीक, तो देखो इसके बारे में जान लेते हैं। अब देखो, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ठीक, पहली बात तो इसका बैकग्राउंड समझ लेते हैं। आईआईपी जो है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इसमें 3 सेक्टर होते हैं। ठीक, एक होता है माइनिंग, दूसरा होता है मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग सबसे ज़्यादा इसमें पोर्शन होता है, और तीसरा होता है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, ये ध्यान रखो यार, ये सब आएगा, ये पूछेगा अलग से, ये फैक्ट भी पूछ सकता है, ये कॉन्सेप्ट भी पूछ सकता है, बैकग्राउंड भी पूछ सकता है, तो दोनों चीज़ें जो बताया वही वाला देखो। तो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है ये 17.4% बढ़ा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अप्रैल नवंबर 2021 में। ये पिछले अप्रैल नवंबर 2020 में जब इसको कंपेयर किया गया था 2019 के कंपैरिजन में, 2019 के कंपैरिजन में, तब ये -15.3 था, मतलब काफ़ी कम हो गया था। 100 अगर 2019 में था, तो अप्रैल नवंबर 2020 में ये जो है 84.7 के आसपास आया था। ठीक, आईआईपी। इसके अलावा जो है जो पूंजीगत व्यय है इंडियन रेलवेज के लिए, आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसको बढ़ाया गया है, ध्यान रखना बढ़ाया गया है। साथ ही साथ जो बजट में 2021-22 में जो दिया गया था, तो उसमें 2004 के लेवल्स देखा जाए तो 5 गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि 2014 में तो जो है भाई साहब ये करीबन 45,000 करोड़ था। ठीक है, इंडियन रेलवेज में जो कैपेक्स यूज़ किया था कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक, अब ये 2021-22 में कितना आ गया भाई साहब, 2,15,000। ठीक, जो रोड कंस्ट्रक्शन हम करते हैं 2020-21 में, अब वो प्रतिदिन 36.5 किलोमीटर पर डे हो गया है, जो कि बहुत बड़ा यार कीर्तिमान है। 2019-20 में ये 28 किलोमीटर पर डे था, तो 30% तक का राइज हुआ है, काफ़ी अच्छा काम हो रहा है। ठीक, नेट प्रॉफिट टू सेल्स रेशियो जो लार्ज कॉर्पोरेट है, ठीक, लार्ज कॉर्पोरेट जो है, मान लीजिए बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ब्रिटानिया हो गई, HUL हो गया,
तो जो इनकी सेल होती है और उसका जो प्रॉफिट आता है, तो ये रेशियो बढ़ा है। तो कम सेल में ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं, ऐसा ये कहा गया है। ये ऑल टाइम हाई हो गया है, 10.6% हुआ जुलाई सितंबर के बीच में। और पेंडेमिक होने के बाद भी ये आरबीआई ने स्टडी की रही है, उसमें बताया गया है। इसके अलावा पीएलआई स्कीम चलाई भारतीय गवर्नमेंट ने, जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें अलग अलग सेक्टर, कल मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी था, इसको बताया भी था, 14 सेक्टर में पीएलआई स्कीम चल रही है, जो कि मेजर बूस्ट है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर चाहे वो फिजिकल भौतिक रूप से हो या फिर डिजिटल रूप से हो, ये सारी चीज़ों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, इंसेंटिवाइज किया जा रहा है, इसमें वित्तीय सहायता दी जा रही है। ठीक, और इससे क्या है, ट्रांजेक्शन कॉस्ट कम हो रही है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ रहा है, और मतलब जो है पेस ऑफ रिकवरी भी बढ़ रही है। ठीक, तो ये चीज़ें इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर अचीविंग आत्मनिर्भर भारत, तो ये चीज़ इकोनॉमिक सर्वे में बताई गई कि आईआईपी हमारा 17.4% बढ़ा और ऑल टाइम हाई नेट प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट टू सेल रेशियो ऑफ लार्ज कॉर्पोरेट्स, ठीक, 10.6%। इकोनॉमिक सर्वे में ही सर्विसेज सेक्टर से संबंधित जो क्या चीजें आई हैं सामने, चलिए देख लेते हैं। जीवीए मैंने जो आप लोगों को बताया, ठीक, जो सर्विसेज में था वो पेंडेमिक से पहले वाले लेवल को क्रॉस कर गया। ठीक, इसमें जो कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सेक्टर थे, ठीक है ना, जैसे कि ट्रेड और ट्रांसपोर्ट, वो अभी भी प्री पेंडेमिक लेवल पे, लेकिन ओवरऑल जो है आपका सर्विसेज वो प्री पेंडेमिक से पहले वाले लेवल का ऊपर चला गया है। तो अब ये अच्छी बात है। लेकिन ट्रेड और ट्रांसपोर्ट, इसमें क्या होता है भाई, कोरोना चल रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग है, ज़्यादातर लोग ट्रेड मतलब नहीं उसमें कर रहे, तो ऐसे कॉन्टैक्ट इंटेंसिव जो अलग सेक्टर है वो अभी नीचे हैं, तो इनको जो है अलग से पूछ सकता है क्वेश्चन में। ओवरऑल सर्विस सेक्टर जो है जीवीए का, सर्विस सेक्टर जीवीए जो है, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो ग्रो करेगा 8.2% आपका 2020-21 में। पहले हाफ 2021-22 के पहले हाफ में सर्विस सेक्टर ने कितना एफडीआई रिसीव किया, 16.7%, जो कि टोटल एफडीआई जो भारत में आया है उसका 54% है। आईटी बीपीएम सर्विसेज, ठीक है ना, आईटी बीपीएम सर्विसेज क्या होता है, बिजनेस प्रोसेसिंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसका रेवेन्यू 194 बिलियन डॉलर हो गया आपका 2020-21 में, और इसमें 1.38 लाख एम्प्लॉय जो है जोड़े गए। ठीक है, तो रोजगार भी बढ़ा है और इसमें भाई रिवेन्यू राजस्व भी अच्छा मिल रहा है लोगों को। इसके अलावा जो है मेजर गवर्नमेंट रिफॉर्म में लिए गए उसकी वजह से मिला है। ठीक, तो गवर्नमेंट तो अपनी बात करेगी कि भाई साहब टेलीकॉम रेगुलेशन हमने रिमूव कर दिए हैं आईटी बीपीओ सेक्टर में। ठीक, इसके अलावा कई सारे प्राइवेट सेक्टर्स को हमने स्पेस सेक्टर, अंतरिक्ष के सेक्टर में भी ओपन कर दिए उन दरवाजे, वहाँ पे भी आके लोग काम कर सकते हैं। इंडिया जो है तीसरा लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया भारत पूरे वर्ल्ड में, यूएसए चाइना के बाद। मैंने आप लोग करंट अफेयर में ये पढ़ाया भी था, स्टार्टअप का जो पारिस्थितिकी तंत्र है, इकोसिस्टम है, उसमें अब भारत तीसरे नंबर पे आ गया है। ठीक, सबसे ऊपर कौन है, यूएसए, फिर चाइना और फिर है आपका इंडिया। और इसमें नए रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप जो है वो इंक्रीज हो गए 14,000 2021-22 में, तो 733 में, 733 से 2016-17 में 44 इंडियन स्टार्टअप जो है उन्होंने यूनिकॉर्न का स्टेटस अचीव कर लिया। यूनिकॉर्न का मतलब यानी कि $1 बिलियन से ज़्यादा जो है उनकी जो है वैल्यूएशन हो गई है। और टोटल टैली जो है, ओवरऑल टैली ऑफ यूनिकॉर्न जो है वो 83 हो गई, यानी कि 83 तो हमारे यहाँ से यूनिकॉर्न जो है ओवरऑल है। सिर्फ 2021 में 44 इंडियन स्टार्टअप यूनिकॉर्न बने, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। और इसमें ज़्यादातर जो है सर्विस सेक्टर से ही हैं रिलेटेड। ठीक, तो यहाँ पे देखिए 8.2% तक एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ओवरऑल सर्विसेज सेक्टर बढ़ेगा इस बार। और हालांकि म्यूटेड रिस्पॉन्स सेकेंड वेव में दिखा, हाई फ्रिक्वेंसी इंडिकेटर्स कौन से, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स। अब देखो अब क्या होता है, ये एक तरीके का इनपुट वाला एक सूचकांक है। ठीक, इसको जो है ऑर्किड करके एक संस्था है वो निकालती है, कमेंट करके बताइएगा। ठीक, तो ये परचेजर मैनेजर्स इंडेक्स क्या है कि भाई साहब इनपुट साइड से कोई कंपनी है आउटपुट निकालती है, तो आउटपुट तो हम लोग देखते हैं कि कितना आउटपुट निकाला है, कितना सेल हुआ, ठीक, लेकिन वो कितना ऑर्डर कर रही है, कितना इनपुट लगा रही है, उसका सूचकांक कौन सा है, उसका सूचकांक है परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स। ठीक, तो ये बताता है कि भाई साहब इनपुट ज़्यादा लोग मांग रहे हैं, तो आगे हमें एक तरीके से पहले ये शो करता है कि हाँ भाई साहब आगे आउटपुट बढ़ने वाला है कि घटने वाला है। ठीक, तो ये चीज़ है परचेजिंग जो है मैनेजर इंडेक्स। ठीक, तो ये इसको कौन निकालता है, इसको निकालता है IHS मार्केट। हिंदी और मैं वैसे नहीं बोल रहा हूँ, मार्केट ही है, ये मार्केट नहीं है, मार्केट है।
ठीक, तो इकोनॉमिक ट्रेंड को शो करता है। इसके अलावा सर्विस सेक्टर के एक्सपोर्ट जो है वो सरपास करने की इसमें बोली गई है 2021-22 में 21.6% से प्री पैंडेमिक लेवल से। ठीक, तो ये चीज़ है। आप लोग से यहाँ पर जो है विनम्रता पूर्वक निवेदन है कि आप लोग जो है शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए जरूर। अभी एक अगला टॉपिक है, डोंट गो अवे। देखिए फिस्कल डेवलपमेंट क्या हुआ है, इकोनॉमिक सर्वे ने क्या बताया, वित्तीय विकास। अब देखिए इसमें रेवेन्यू रिसिप्ट जो है दो तरीके के बजट में, ठीक है, दो तरीके के जो है बजट के अंतर्गत दो होती हैं चीज़ें, एक होता है कैपिटल बजट और दूसरा होता है रेवेन्यू बजट। ठीक, कैपिटल बजट मतलब कि उसमें लॉन्ग टर्म होता है ये। रेवेन्यू बजट जो होता है आपका, इसमें डे टू डे जो चीज़ें हो रही है, सैलरी देनी है, कोई और खर्चे हैं, ये सारी चीज़ें। रेवेन्यू बजट के अंतर्गत भी दो चीज़ें होंगी भाई साहब, जो सभी में होंगी, जैसे कि व्यय यानी कि एक्सपेंडिचर, और आपका इनकम या फिर रिसिप्ट या फिर रेवेन्यू। ठीक, तो रेवेन्यू रिसिप्ट, अब समझ में आया, रेवेन्यू के वाले बजट के अंतर्गत जो रिसिप्ट आई डे टू डे, जो इनको रिसिप्ट मिली रेवेन्यू की सेंट्रल गवर्नमेंट को, वो बढ़ी है 67.2% अप्रैल से नवंबर 2021 में। ठीक, और एज अगेंस्ट 9.6% ही था आपका 2021-22 बजट एस्टिमेट में किया गया था, लेकिन हमारे पास बहुत ज़्यादा जो है ज़्यादा इसमें इम्प्रूवमेंट दिखा है। ग्रॉस टैक्स रिवेन्यू, ठीक है ना, जब अब राजस्व तो कई तरीके से मिलता है ना, रेवेन्यू तो एक तो उसमें से टैक्स भी एक कैटेगरी है। ठीक, तो जो पूरा टैक्स को जोड़ के जो रेवेन्यू आया है उसमें भी ग्रोथ देखी गई है 50% से के आसपास अप्रैल से नवंबर 2021 में, ईयर ऑन ईयर, यानी कि अप्रैल नवंबर 2020 के कंपैरिजन में। और ये परफॉर्मेंस काफ़ी स्ट्रांग दिख रहा है प्री पैंडेमिक लेवल 2019-20 के कंपैरिजन में। अप्रैल नवंबर 2021 में कैपेक्स यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ा है हमारा। कैपिटल एक्सपेंडिचर होना अच्छी बात है, अगर, क्योंकि इसमें क्या है कि हम किसी आगे इनकम जनरेटिंग एसेट्स में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, अभी जो है उसमें खर्चा कर रहे हैं, तो ये भी बढ़ा है 13.5% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंफ्रास्ट्रक्चर इंटेंसिव सेक्टर्स में। बढ़िया चीज़ है। सस्टेन्ड रेवेन्यू कलेक्शन देखा गया। आप लोगों ने देखा होगा कि भाई साहब जीएसटी के जो है बढ़ गए, जीएसटी के जो है इतना कलेक्शन हुआ जनवरी में, तो भाई साहब अभी तक के जीएसटी जब से आया है तब से सबसे ज़्यादा जो है जीएसटी कलेक्शन हुआ है जनवरी 2022 में, अभी की बात बता रहा हूँ, 21 नहीं है, लेटेस्ट करंट अफेयर। तो इसमें सस्टेन रेवेन्यू कलेक्शन देखा गया। आपका टारगेटेड एक्सपेंडिचर पॉलिसी भी रही, मतलब एक्सपेंडिचर में कहाँ करना है ये टारगेट करके है, तो इसकी वजह से जो हमारा फिस्कल डेफिसिट भी है वो 46.2% ही रहा अप्रैल से नवंबर के बीच में। मतलब जो हमने टारगेट मान लीजिए लिया था ओवरऑल जीडीपी का, तो उसका जो है 46%, 50% से भी कम था। एनहांस्ड बोरोइंग, हमने काफ़ी ज़्यादा बोरोइंग करी कोविड-19 के चक्कर में। गवर्नमेंट की जो डेप्ट थी वो बढ़ी, इसकी वजह से आपका 49% जीडीपी का रहा 2019-20 में, 59% करीबन रहा जीडीपी का 2020-21 में। लेकिन फिर भी हम जिस हिसाब से रिकवरी हमारी इकोनॉमी कर रही है, ये जो ऋण है सेंट्रल गवर्नमेंट जो ले रही है वो कम होती जाएगी। ठीक, एनके सिंह कमेटी एक थी आपका फिस्कल डेफिसिट इन सब पे, उन्होंने कहा था कि 40% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक, ऐसे ही बताया मैंने आपको, यहाँ पर मुझे याद आया था। एनके सिंह ही वो थे जो 15वीं आपकी फाइनेंशियल कमीशन के, आपके फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष थे। ठीक, तो फिस्कल डेफिसिट का क्या डेटा रहा है जीडीपी का, उसमें देखो ये क्या हुआ, ये ऐसे बढ़ा है फिर घटा है, तो ऐसे ध्यान रखना। बजट एस्टिमेट 2021-22 में ये घटा था, 20-21 में बढ़ा था भाई साहब, क्योंकि कोरोना की वजह से 2000 अब ये देखिए 3.4, 4.6 ऐसे करके, ये ट्रेंड को जरूर ध्यान रखो, ट्रेंड वाले क्वेश्चन आते हैं। ठीक, तो इसी के साथ में आज का हम लोग का सेशन खत्म होता है। अगर आप लोग को पसंद आया तो प्लीज लाइक का बटन तोड़िए, सारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, पूरा वीडियो देखिए। आपका इकोनॉमिक सर्वे कोई भी चीज़ में लगभग नहीं छोड़ी गई है, और अगर कुछ होगा तो टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पे सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। वैसे तो सारी चीज़ें इसमें कवर करा दी गई, मेन कॉन्सेप्ट भी मैंने सारे बताए हैं, तो आपको वीडियो देखना जरूरी है। फैक्ट आपके सारे पीडीएफ में आपको मिल जाएंगे। तो चलिए कल फिर से देखेंगे वीडियो। अच्छा, जो कल का वीडियो आएगा वो बजट स्पेशल होगा। ठीक, तो बजट से संबंधित जितनी भी चीजें हैं वो सारी चीजें उसमें यहाँ पे कवर कर दी जाएगी। यू नीड नॉट टू गो एनीवेयर एल्स, जस्ट यहाँ पर आप लोग पूरा देख लीजिएगा। फैक्ट हो, कॉन्सेप्ट हो, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो, और अभी टेस्ट भी मैं इसका जरूर लूंगा इकोनॉमिक सर्वे और बजट का, बिल्कुल बढ़िया से। तो ये वाले वीडियो अच्छे से देखे होंगे तो आप टेस्ट में अच्छे मार्क्स ला सकेंगे। तो चलिए कल से फिर से मुलाकात होगी, तब तक ले आप लोगों से लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है, वंदे वंदे मातरम।